एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वीडियो में देखिए हम लोगों ने बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्न देखे थे। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलते हैं आज की सीरीज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, और उस पर जो ऑल का ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे आपको जितनी भी वीडियोस आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके से ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है, तो इसमें देख लेते हैं इसका उत्तर। कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है विभिन्न प्रयोक्ताओं के कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हो जाता है आंकड़ों का परस्पर विनिमय या आदान प्रदान करना। थर्ड नंबर पर हो जाता है एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। और फोर्थ नंबर पर हो जाता है किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। फिफ्थ नंबर पर हो जाता है सहकारी प्रक्रियाओं हेतु दो या दो से अधिक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना। सिक्स नंबर पर हो जाता है विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबंधता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। सेवन नंबर पर हो जाता है विभिन्न कंप्यूटरों पर स्थित सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना व क्रियान्वयन करना। देखते हैं एट नंबर पर हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संस्था के शाखा या विभागीय नेटवर्क को एकीकृत कर संचालित करना। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं जो ये आपका 2016 में आया हुआ लघुत्तरीय प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य, तो इसमें देखिए प्रभावी शिक्षण कार्य कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा, परीक्षा फल एवं अन्य विषयों से संबंधित आंकड़ों को सार्थक बनाने में कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्य करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की जो जीवन शैली है वो कंप्यूटर के बिना तो ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं है, और आप लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से परिचित हैं, और इसका आंसर आप अपने भी समझ से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा रही हूँ। देखिए, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो देखिए, कंप्यूटर का उपयोग प्रशासनिक कार्यों में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें छात्रों के अभिलेखों को रखने के लिए, वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, छात्रों के बिलों के भुगतान के लिए, छात्रों के प्राप्तांकों को भेजने के लिए तथा अंक तालिका बनाने के लिए। और देखिए, छात्रों की उपस्थिति तथा शिक्षकों के अवकाश से संबंधित आलेखों की फाइलों को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बताया कि कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, और हर एक कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता हो, यानी किया जाता है, चाहे वो छात्रों के अभिलेखों को रखने का हो, चाहे उसमें छात्रों की उपस्थिति तथा शिक्षकों के यानी अवकाश से संबंधित आलेखों की फाइलों को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने की बात हो, लेकिन कंप्यूटर का बहुत ही महत्व है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड नंबर पे है शिक्षण परिस्थितियों में।
तो देखिए शिक्षण परिस्थितियों में कंप्यूटर का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें देख लेते हैं, छात्र के पंजीकरण के लिए पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, व्यक्तित्व कार्यक्रमों का प्रयोजन एवं मुद्रण करना, छात्रों के विकास के लिए निर्देशन करना, प्राप्तांकों एवं परीक्षणों को प्रयोग में लाना, नए पाठ्यक्रम के विकास के लिए। फिर देख लेते हैं थर्ड नंबर का जो है ये हमारा पॉइंट है, अनुसंधान कार्यों में। देखिए शिक्षा के शोध कार्यों में प्रदत्तों के विश्लेषण से सभी अनुसंधानकर्ता कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। इसके द्वारा विशाल प्रदत्तों का विश्लेषण कुछ घंटों में हो जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम शुद्ध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कंप्यूटर में एक बार चीज़ें फीड कर दी जाती हैं तो कंप्यूटर से गलती नहीं होती है और कंप्यूटर वो कार्य कर सकता है जो अगर 1 महीने में वो वर्क नहीं हो सकता है, जो कंप्यूटर 1 घंटे में कर देता है। ठीक है ना। इस तरीके से अनुसंधान कार्यों में भी कंप्यूटर का विशेष महत्व है। इसके बाद देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा में। तो दूरस्थ शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग 2 कंप्यूटर से कर सकते हैं। स्थानीय प्रयोग एवं प्रसारण का प्रयोग। स्थानीय प्रयोग या आरेखीय कंप्यूटर एक स्वतंत्र प्रारूप के रूप में अपने शिक्षार्थी का अपने ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। रेखीय कंप्यूटर प्रणाली में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से तथा दूसरे को तीसरे से संबंधित किया जाता है। इसके बाद इन युक्तियों के मध्य क्रियाओं का संचालन किया जाता है। कंप्यूटर के आंतरिक संबंध से एक मिश्रित अधिगम कार्यक्रम तैयार किया जाता है तथा उसका संबंध केंद्रीय संस्था एवं शिक्षक से रखा जाता है। अब देख लेते हैं 5th नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि शैक्षिक परियोजना बनाने में। देखिए शिक्षा की परियोजना बनाने में कंप्यूटर पर्याप्त सहायता करते हैं। शिक्षा का कैलेंडर बनाना, समय सारणी बनाना, विभिन्न क्रियाकलापों की योजना बनाना, मानव शक्ति का नियोजन करना, कब कौन सा कार्य किस प्रकार करना है इत्यादि बातों का ज्ञान प्राप्त करने में कंप्यूटर हमारी सहायता करता है। उसके बाद देख लेते हैं 6 नंबर पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श में। तो इसमें देख लेते हैं शैक्षिक निर्देशन के लिए छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है और उनकी कमजोरियों के उपचार के लिए अनुदेशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक निर्देशन के लिए छात्र की क्षमताओं तथा योग्यताओं को कार्ड पर अंकित करके कंप्यूटर को दे दिया जाता है। कंप्यूटर उसकी क्षमताओं के आधार पर निर्देशन विद्युत टंकड़ मशीन द्वारा देता है। फ्रेंड्स देखिए ये पेपर 1 ही घंटे का होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इतना लेंथी लिखें। ये है कि आप लोग जो हेडिंग है इसकी ये बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो वो आप लोग लिखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें टाइम की तो कमी होती ही है। और हाँ, अगर टाइम है आपके पास तो आप इसे पूरा लिखें तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है इसमें पुराने समय में विभिन्न सूचनाओं की प्राप्ति के लिए डाक या कोरियर सेवा का सहारा लेना पड़ता था। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये सब लोग करते भी थे पहले के लोग, यानी कि अभी भी ये वर्क किया जाता था और अभी भी किया जाता है कि जो है डाक और कोरियर का सहारा लेना पड़ता था। इससे क्या होता था, इससे बहुत ही समय में हमें सूचनाएं प्राप्त हो पाती थी, ज़्यादा समय लग जाता था। और अब जब से कंप्यूटर का दौर है इसमें चीज़ें हमें आसानी से और मिनटों में, यानी कहने का मतलब यह है सेकंडों में प्राप्त हो जाती हैं। तो देख लेते हैं, जबकि आज के समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सहयोग से यह कार्य बहुत कम समय में एवं मितव्ययता के साथ पूरा
हो, मतलब पूरा हो, ऐसा संभव हो पाया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है ईमेल। इंटरनेट की सहायता से, यानी इंटरनेट की सहायता व ईमेल के माध्यम से हम कुछ ही समय में अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं एवं उत्तर भी उसी तरह से ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसके लिए संस्था का ईमेल पता होना आवश्यक है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डाक एवं तार से काफ़ी समय लग जाता था और अब मेल के माध्यम से हैंड टू हैंड, मतलब आप तुरंत मैसेज करेंगे और उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट में क्या कार्य है, तो इसमें देख लेते हैं। पावर पॉइंट में निम्न कार्य किए जा सकते हैं। तो इसकी सहायता से प्रेजेंटेशन की बेहतर तैयारी की जा सकती है। और सेकेंड नंबर का बिंदु है, मुख्य बिंदुओं को विजुअली शो किया जा सकता है और प्रेजेंटेशन में घबराहट नहीं होती है। अलग अलग उद्देश्य के प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स की सुविधा है। और देखिए, फिफ्थ नंबर पे आसानी से इमेज व ग्राफ शो किया जा सकता है। और सिक्स नंबर पर है, हाइपरलिंक की सहायता से विभिन्न प्रकार के फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। सेवन नंबर पर है, प्रेजेंटेशन फाइल की सिक्योरिटी व पासवर्ड की सुविधा। और देखिए, एट नंबर पे है, विभिन्न ट्रांजिशन व एनिमेशन की सहायता से प्रेजेंटेशन को सुंदर व आकर्षक बनाने की सुविधा आदि। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही शिक्षण संबंधी क्रियाएं भी प्रभावशाली होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वेब आधारित शिक्षण सामग्री, बहुमाध्यम, CD-ROM, ईमेल, इंटरनेट, पाठ्यवस्तु, अधिगम, व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। और देख लेते हैं, ई अधिगम को निम्न विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। देखते हैं, टॉम केली तथा सिस्को के अनुसार ई अधिगम द्वारा अधिसूचना यानी अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की क्रियाएं छात्र के अधिगम एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान तथा कौशल उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। ये देखिए, आपका ई लर्निंग क्या है, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप आंसर लिखेंगे, वैसे तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ये नहीं है कि छोड़ के चले आए कि ये बहुत बड़ा इसका आंसर होगा और ये नहीं हो पाएगा। तो आपको लिखना ज़रूर है, भले आप बहुत ज़्यादा बड़ा ना लिख पाएँ तो शॉर्ट में लिख दें, लेकिन लिखें ज़रूर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। दोनों तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर यही लिखेंगे। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना। इसे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। इसका उपयोग विशेषतः किसी बैठक अथवा सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब अनेक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पर चली सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। और देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैमरा, कंप्यूटर मॉनिटर,
टेलीविज़न या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्येक भागीदार के कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन, स्पीकर्स और एक वीडियो कैमरा संबद्ध होता है। जैसे ही दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो माइक्रोफोन में बोली गई उनकी बात नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों तथा उनके कंप्यूटर से संबद्ध स्पीकर्स के माध्यम से सुनाई देती है और उसकी जीवंत छवि भी नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2016 में आया हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है। डिजिटलीकरण क्या है? तो इसका देखिए आंसर जान लेते हैं। इस प्रक्रिया के संचालन में इंटरनेट की भूमिका प्रमुख होती है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी सूचना संबंधी आंकड़ों को देख सकता है, अर्थात उनमें पारदर्शिता का गुण आ जाता है, तो इसे डिजिटलीकरण कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपका 2016 का पेपर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 का सॉल्व पेपर लेकर आएंगे। थैंक यू।